तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की अगर बात करें तो वो क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब ये है कि जितने भी हमारे अप्लायंसेज हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी तरह से वर्क करते हैं, और जितने भी अप्लायंसेज उनको वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई ऐसी एनर्जी उनको दें कि वो हमारा सफिशिएंट वर्क करके दें। यही तो, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो मतलब जो अप्लायंसेज हैं उनको चलने के लिए मेन एनर्जी जो है वो कौन सी चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी चाहिए? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। अब ये जो एनर्जी होती है ये कहाँ से मिलती है वो पढ़ना है आपको इसमें। हाँ, तो सबसे बड़ी अगर बात करें एनर्जी को, तो बोला गया है क्या? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो सिर्फ हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। तो अगर हमें बल्ब जलाना है, मतलब अगर हमको लाइट चाहिए, बल्ब की रोशनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? उसको स्विच ऑन करके आप चला देंगे, लेकिन उसमें लाइट कहाँ से आ रही है? जो मतलब लाइट दे रहा है तो वो भी कहीं से एक लाइट एनर्जी को मतलब रही होगी, जो वो लाइट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी कि वो हमें एनर्जी जो मिल रही है वो कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है। अब हमें इसमें अभी पढ़ना है कि इसको कैसे मेज़र करेंगे, मतलब मेज़रमेंट कैसे करेंगे। ठीक है। तो मेज़रमेंट ऑफ, यानी कि एनर्जी क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग किसी अदर एनर्जीज़ का, है ना। अब वो कैसे मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मिलती है? या फिर हमको सेल से मिलती है, या फिर सोलर पैनल से मिल जाती है ना, और या फिर पावर प्लांट से मिल जाती है। सेल या बैटरी हो गए, सोलर पैनल हो गया, या फिर पावर प्लांट्स हो गए, जहाँ पर पावर प्लांट लगे हुए हैं ना, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है और हमारे घरों तक, ऑफिसेस तक और सब जगह तक पहुँचा दी जाती है। तो अब जब ये एनर्जी आ गई तो वो कैलकुलेट कैसे करें हम? तो ये भी है एनर्जी के लिए। अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो एनर्जी को अगर देखा जाए तो जितनी भी एनर्जी हमारे पास है बॉडी में जैसे, तो हम उस एनर्जी से क्या कर सकते हैं? कोई ना कोई सफिशिएंट वर्क करते हैं। इसका मतलब वर्क और एनर्जी दोनों क्या हैं? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है। तो ये क्या E = W में कह सकता हूँ? वर्क और एनर्जी दोनों सेम थिंग्स हैं, तो इसलिए हम सेम कह सकते हैं। और W = क्या आपने कोई फार्मूला पढ़ा है? तो W = पढ़ा था, क्या पढ़ा है? कोई पढ़ा है फार्मूला ऐसा? W = VQ पढ़ा था। VQ पढ़ा था ना। W = VQ होता है, यहाँ पर लिख लीजिए आप। W = क्या होता है? VQ पढ़ा हुआ था। ठीक है। जहाँ पर V इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड Q इज़ द चार्ज मूव्ड, है ना, जो चार्ज है। और अगर हम कहें कि तो एक फार्मूला E का ये हो गया ना, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं आसानी से ऐसे। ठीक है। या फिर अगला और कहें तो Q = क्या होता है? एक IT भी होता है। तो जब हम Q को IT बोल देंगे तो E क्या बन जाएगा? VIT बन जाएगा। तो एक एनर्जी का फार्मूला ये भी है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी को। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? V पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, करंट चाहिए, और कितने टाइम के लिए? T यहाँ पर क्या है? टाइम। कितने टाइम के लिए उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया गया है? फ्लो किया गया है ना। करंट कितनी टाइम के लिए फ्लो हुआ। एक तो ये हो गया। अच्छा, ओम्स लॉ भी आपने पढ़ा है ना। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप ये बताइए कि V = क्या होता है? IR। V = IR। तो इसको रख दीजिए, यहाँ पर रख सकते हैं ना जब इक्विवेलेंट सारे हैं। तो क्या बन जाएगा? E = V की जगह I R, और ये करंट हमारा था I और T। तो क्या बन गया? E = I² RT। तो एक एनर्जी का ये भी फॉर्मूला बन गया, है ना। अच्छा, एक और बनाते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो आप ये बताइए, इसी फार्मूले से अगर हम I को रिप्लेस कर दें, इस फार्मूले में I को, या फिर इस फार्मूले में I को रिप्लेस कर दें, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = क्या होता है? I = होता है क्या? V/R। तो आप जब V/R यहाँ पर रख देंगे I की जगह, तो E क्या बन जाएगा? बोलिए एनर्जी। V/R का स्क्वायर और RT। तो V² R² RT। तो ये कितना आ जाएगा? एक पावर इसकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी। तो क्या बचा? V²
अपॉन आर और टी। एक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और, अगर आर को रिप्लेस किया जाए तो v अपॉन आई तो वही बन जाएगा। तो इतने फॉर्मूले टोटल मिला करके हमारे बन गए, है ना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर की अगर बात करें तो आपने पढ़ा हुआ है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T लिख सकते हैं ना। और W क्या हमने अभी बताया था आपसे कि एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, E बोल दिए। तो अब E के जो फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं, जितने भी आपने अभी फाइंड किए, निकाले, उन सबको क्या करना है, T से डिवाइड कर देना है। तो अलग अलग P के फॉर्मूले बन जाएंगे। एक तो P का फॉर्मूला आपका यही हो गया, W अपॉन T कह लो, या फिर W का मतलब या फिर एनर्जी के हिसाब से कह दीजिए। और E की वैल्यू अगर मैं बोलूँ कि VIT है, क्या है, तो यहाँ पर VIT अपॉन T, स्मॉल है तो स्मॉल ही ले लीजिए, तो ये आ जाएगा। तो TT यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो P इज इक्वल टू एक पावर का फार्मूला बन गया, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला कौन सा है, आई स्क्वायर आर टी। तो अब आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से रख लीजिए इसी में फिर से। तो P इज इक्वल टू क्या था, E अपॉन T, तो यानी कि आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो P इज इक्वल टू क्या मिला, आई स्क्वायर आर, ये तो मिल गया। और लास्ट क्या मिला, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी था अपॉन टी। तो T से T फिर कट जाएगा, तो कितना आएगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर को कैलकुलेट करने का इतना फार्मूला है। यहाँ पर मेन चीज़ है पावर कैलकुलेट करने का मतलब कौन सी पावर, पावर वो जो हमारे अप्लायंस ने यूज किया, कंज्यूम किया, है ना, कितना वर्क किया उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसका है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपके ये फार्मूले हैं, ठीक है। एक P इज इक्वल टू ई बाई टी, और E के फार्मूले जितने भी हैं उनको सबको क्या करना है, T से डिवाइड कर देना है, ठीक है। उनको क्या करिए आप, T से डिवाइड कर दीजिए। और जब T से डिवाइड करेंगे तो जो बचा हुआ फार्मूला होगा वो पावर का ही होगा, क्योंकि पावर का मतलब ये होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। और वर्क तभी करते हैं जब हमारे पास एनर्जी होती है। एक ये हो गया, और एक ये है, और एक ये है। तो P इज इक्वल टू ई बाई टी, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इतने फार्मूले आपको मिल गए हैं। तो पावर की अगर बात करें तो पावर आपने फार्मूले निकाल लिए सारे। तो पावर की SI यूनिट्स क्या होती है, SI यूनिट ऑफ पावर, पावर की SI यूनिट क्या है। तो पावर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा, W अपॉन टी, या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी को किस में मेज़र करते हैं, तो इसका मतलब क्या, यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट ऑफ एनर्जी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट हो गई जूल और टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। या फिर इसी जूल पर सेकेंड को ही 1 जूल पर सेकेंड जो होता है वो कहलाता है वाट, ठीक है। पावर को मेज़र करते हैं वाट में, ठीक है। बिगर यूनिट्स, इसकी और भी बड़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं जिसमें पावर को मेज़र करते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट, कितना, 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, तो 1 किलोवाट का मतलब, किलो का मतलब 1000
वाट। ठीक है, ये बिगर यूनिट्स आपकी हैं जिसमें पावर को आप मेजर करके लिखेंगे। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है, सॉरी 1 मेगावाट। मेगा का मतलब 10 की पावर 6 होता है, तो सीधे हम लिखे दे रहे हैं 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, और गीगावाट कितना, 1 गीगावाट 10 की पावर 9 वाट। गीगावाट मतलब नैनो जो होता है वो 10 की पावर -9 होता है। ठीक है, 10 की पावर 9 जो है वो अगर हम लिखा हुआ है तो गीगावाट लिखा है तो उसको 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करके हम वाट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है उसको कॉमर्शियली आप कैसे मेज़र करेंगे। जैसे हमारे घर में जो लाइट आ रही है उसको जो मेज़र करके उसको निकालें कि कितना है, तो उसको कैसे मेज़र करेंगे वो सीखते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। अगला है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर का मतलब पावर को कॉमर्शियली हम कैसे मेज़र करते हैं। तो पावर को हम किस में मेज़र करते हैं, बोलो, वाट में। और टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में। ठीक है, तो दो चीज़ें तो ये हमने मेज़र कर लिया। हमें चाहिए ऐसी यूनिट जिसमें हम मेज़र करते हों। तो W इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पर जो एनर्जी कैलकुलेट होकर के आएगी तो पावर किस में आएगा, वाट में, और टाइम किस में आएगा, इतना ही रखो। ठीक है, इसमें आएगा वाट इनटू सेकेंड। लेकिन अगर देखा जाए तो सेकेंड के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन सफिशिएंट नहीं बनती है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमर्शियली जब इसको मेज़र करते हैं, ठीक है, इस एनर्जी को, तो मेज़र करने के लिए हमारे पास आता है वाट आर। क्या है, वाट आर। इसका मतलब वाट आर का मतलब क्या होता है, वाट आर का मतलब है ये कि अगर हम 1 वाट की पावर कंज्यूम करें, है ना, यूज करें, कितने देर के लिए, 1 घंटे के लिए, तो वो जो यूनिट वैल्यू आएगी कॉमर्शियली कैलकुलेट करी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वाट आर। इसको सिंपली हम WH भी कहते हैं। तो 1 वाट आर का मतलब हो गया कि वाट कितना है, 1, और आर्स कितना है, 1। ठीक है, तो अगर हम इस पावर को किस में कैलकुलेट करें, SI यूनिट में, क्योंकि 1 आर क्या है, आर्स है, SI यूनिट नहीं है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 वाट इंटू सेकेंड में करने के लिए 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, तो ये आ जाएगा सेकेंड। तो टोटल कैलकुलेशन कितनी हो गई, 3600 वाट सेकेंड। तो ये 1 वाट आर जो है वो कितना हो गया, 3600 वाट सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड क्या है, एनर्जी है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब जूल में। किस में, जूल। कितना आ जाएगा, 1 वाट आर का मतलब कितना हो जाएगा, सिंपली अगर हम कहें कि 1 वाट आर जो होगा वो 3600 जूल हो। 1 यूनिट जो होती है पावर, यानी कि जो बिल में आएगा 1 यूनिट लिख करके, तो वो 1 यूनिट कहलाएगा 1 किलो वाट आर। ठीक है, इस 1 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आर। अब 1 किलो वाट आर का मतलब कितना हो गया कि 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आपने अपने घर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी खर्च कर ली है अप्लाइंसेस को चला करके, तो वो 1 यूनिट कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, 1 यूनिट कहलाएगी। लेकिन अब आपको समझना है तो टफ है कि हम इतनी, मतलब इसको मेज़र कैसे करें, है ना, यही तो उसके लिए सीधी सी बात, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम कैलकुलेट अगर करना चाहें तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स इज इक्वल टू, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम लिखेंगे कितना वाट हमने कंज्यूम किया है, कितना वाट। ठीक है,
कितना वाट है इनटू टाइम ले लेंगे, इनटू टाइम, ठीक है, अपॉन 1000, ठीक है। अब वो टाइम क्या हो सकता है, टाइम में भी किस में हो सकता है, डेज में हो सकता है। तो उस डेज को किस में कन्वर्ट करके आपको रखना है, आवर्स में। किलो वन, भाई 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर है ना। तो 1 किलोवाट हमने वाट बोला है, अब वाट को किस में 1000 से डिवाइड करके हमने किस में बना दिया, किलोवाट में बना दिया। तो यानी कि ये 1 किलोवाट हो गया। अब टाइम किस में रखना है हमको, आवर्स में रखना है। किस में रखना है, आवर्स में। ये किस में रखा जाएगा, आवर्स, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने एक बल्ब है वो 1 मंथ के लिए यूज किया है, इसका मतलब 1 मंथ में कितने आवर्स हो गए, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी 1 यूनिट की। और रेटिंग का मतलब ये है कि जितने भी अप्लायंसेज आते हैं, चार्जर से लेकर के जितनी भी चीज़ें, फ्रिज, कूलर, एसी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन पर 2 चीज़ें ज़रूर लिखी होती हैं, ठीक है। तो पावर रेटिंग कुछ इस तरह से लिखा होता है। जैसे अगर मैं बल्ब की बात करूं, जो येलो वाला बल्ब पहले चलता था, तो 100 वाट टू 240 वोल्ट ऐसे डैश करके लिखा होगा। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है 100 वाट का क्या मतलब है कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 100 वाट की, ठीक है। और वोल्टेज कितनी लेगा ये, 240। तो ये कंपनी वाले लिख करके आपको दे देते हैं कि 240 वोल्ट पर पावर ये इतनी कंज्यूम करेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हमारे घरों में क्या होता है, वोल्टेज कम रहती है, मे भी ज़्यादा भी हो सकती है 240 से, ठीक है, कम भी हो सकती है। तो इस रेटिंग से हमको क्या क्या पता चलता है, इस रेटिंग का क्या मतलब है। तो इस रेटिंग का मतलब अगर हम मान लें कि पावर की वैल्यू हमको यहाँ से कितनी पता चल गई, 100 वाट, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 240 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ से हम कई सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस क्या है, और दूसरा इस मतलब रेटिंग के हिसाब से अगर इतनी वोल्टेज दी जाए और इतना वाट दिया हुआ है जिसकी रेटिंग, तो वहाँ पर करंट वो कितना फ्लो होगा। ये 2 चीज़ें आप इससे कैलकुलेट करेंगे पहले इस रेटिंग के हिसाब से। तो P = आपने एक फार्मूला क्या पढ़ा, VI, ये तो पढ़ा। तो जब P = VI पढ़ा, सपोज हमने 100 वाट इस पर लिखा हुआ था और इसी सप्लाई से ऑपरेट करा दिया, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा। तो उस करंट की वैल्यू देखिए I कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 240 एम्पियर। ये तो हो जाएगा इसमें फ्लो होने वाला करंट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ क्या होगी, अगर हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस निकालना, दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस, तो P = एक और फार्मूला बताया था, क्या, V² R था। तो यहाँ से R क्या आ जाएगा, V²/, ठीक है। तो V की वैल्यू क्या है, 240 का स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है, तो ये आ जाएगा अपॉन, और ये ओम। तो R की वैल्यू जो इस बल्ब के हिसाब से जो मिली 576 ओम मिल गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको भी ज़रा डेसिमल में आप करिए, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/12 0.4 समथिंग आएगा अप्रॉक्सीमेटली, हमने ले लिया, ठीक है। अगर हमारे घर में इस बल्ब को चलाया जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस पे 240 पर, तो वो उस समय अपने जो
करंट फ्लो कराएगा अपना फिलामेंट से, बल्ब की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिलामेंट से उस फिलामेंट में जो करंट होगा वो 0.4 एम्पियर अप्रॉक्सीमेटली होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ जो रेजिस्टेंस है उसका ये रहेगा। अब ये बताइए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बस आपका यही है कि यहाँ से क्या निकाल सकते हो, एक तो करंट निकाल सकते हो, ठीक है, तो आई कितना हो जाएगा इस रेटिंग के हिसाब से, आई की वैल्यू P अपॉन, बोलिए, V, ऐसे आप करंट निकालेंगे। ठीक है। और R की अगर बात कर लें तो R क्या हो जाएगा, R की वैल्यू कितनी, V² अपॉन P। ठीक है। तो ये इनिशियली जो वैल्यूज आएंगी वो फिक्स रहेंगी और रेटिंग के हिसाब से आप ये कैलकुलेट करेंगे। क्या होगा, अगर हमारी एनर्जी का बिल कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करेंगे, बोलिए, नंबर ऑफ़ यूनिट कितना खर्च किया, यानी कि किलोवाट आवर कितना यूज हुआ आपका, कितना आया, और उसमें मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे, कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। यानी कि अगर 100 यूनिट हमने बिजली का बिल यूज किया है 1 मंथ में और उसमें 1 यूनिट की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट, और इस पर हमारे बहुत सारे अप्लाइंसेस काम करते हैं। तो H की अगर बात करें तो H को हम E बोल दें। जब किसी भी अप्लाइंस में जैसे हीटर ले लिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, जाएगी अंदर, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से क्या होता है, उसके फिलामेंट जो होता है उसमें क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये हीट प्रोड्यूस जो हो रही है वो कुछ मामले में हमारे लिए अच्छी भी है और कुछ मामले में ख़राब भी है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हीट क्या होगी, एक तरह की एनर्जी ही होगी। तो हीट के जितने भी फार्मूले होंगे वो सब किसके फार्मूले बन जाएंगे, एनर्जी के। और एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा जैसे VIT, और क्या पढ़ा, I² RT, और क्या पढ़ा, एक और फार्मूला कोई था, V² R और T। ठीक है, सारे फार्मूले आपने पढ़े। तो ये हीट कितनी प्रोड्यूस होगी किसी अप्लायंस से, उसको भी कैलकुलेट करने के लिए आप इन्हीं फार्मूलेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, यही तो हीट के बारे में देखिए, इस फार्मूले को अगर हम उठाएं I² RT वाले को, तो यहाँ से ये पता चलता है कि हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के। ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी अप्लायंस में हीट उतनी ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जितना ज़्यादा उसके अंदर करंट होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा करंट आप दे देंगे उतना ही क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज़, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा देर तक करंट उसमें फ़्लो कराया जाए। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हाँ, अब हम बात करें अगर हीटर की, किसकी, हीटर की, तो उस हीटर के अंदर जो स्प्रिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट, एलिमेंट, जो भी आप बोलते हैं, है ना, एलिमेंट या फिलामेंट, है ना, किसका बना होता है, नाइक्रोम का, है ना, नाइक्रोम का बना हुआ होता है। अगर हम उसकी बात करें तो वो फिर कैसा होना चाहिए, हीटर से हमको ज़्यादा हीट चाहिए या कम हीट चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए। तो सीधी सी बात, ज़्यादा हीट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो उसमें फ़्लो होने वाला करंट क्या होना चाहिए, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी जब उसमें फ़्लो होने वाला करंट ज़्यादा होगा, पहली चीज़ तो। दूसरा क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हीट उसकी प्रोड्यूस हो तो क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस उस वायर का जो बनाया जा रहा है, हीटर का जो स्प्रिंग जिस मटेरियल से, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो नाइक्रोम का जो बना हुआ वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जितनी ज़्यादा देर तक आप चलाएंगे उस हीटर से उतनी ही हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ये तो हो गया हीटर के मामले में। अगर हम बात करें टोस्टर, तो उसमें भी हमें ज़्यादा हीट चाहिए,
तो उसके लिए भी फिलामेंट जो अंदर एलिमेंट जो भी लगाओगे आप, उसके लिए भी यही प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। हाँ, ओवन है, ओवन के अंदर भी हमको हीट चाहिए होती है, उसके लिए भी यही करना पड़ेगा हमें। और ऐसी कोई चीज़ जिसमें हीट प्रोड्यूस होती हो, आयरन, आयरन उसके अंदर भी हीट अंदर प्रोड्यूस होती है, तभी तो वो उसका बेस हीट करता है और हम अपने कपड़े सही करते हैं, है ना। तो उसमें भी यही प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। क्या इसके नुकसान भी हैं? हाँ, नुकसान भी हैं। भाई ये तो चीज़ें हमारे यूज़ की थी, प्रोड्यूस कर रही हैं, अच्छी बात है। अगर मान लिया कि हमने फ़ैन ले लिया, ठीक है, और फ़ैन में हमने क्या किया, करंट फ्लो कराया, तो क्या होगा, फ़ैन ज़्यादा घूमेगा या ज़्यादा हीट देगा? अगर ऐसा कंडीशन होगा, उसमें करंट ज़्यादा जाएगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा देर के लिए तो फ़ैन तो सीधी सी बात, जितना यूज़ उतनी देर के लिए हम चलाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से फ़ैन हवा कम देगा, गर्म ज़्यादा होगा। और आपको ये तो पता ही है कि एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब चेंज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको फ़ैन से क्या चाहिए, विंड एनर्जी, हवा चाहिए हमको, है ना। तो वो जो एनर्जी जा रही है वो तो फ़ैन को गर्म करने में खर्च हुई जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो जिसकी वजह से हमको हवा जो होगी वो कम मिलेगी, वो फ़ैन स्लो चलेगा और ख़राब हो सकता है, पहली चीज़ तो। या फिर मैं इनकी CFLs की बात कर लूँ, CFL से हमको क्या चाहिए, रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, लाइट एनर्जी चाहिए। अगर इनके अंदर भी यही कंडीशन होगी, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, करंट इनमें ज़्यादा जाएगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए ट्यूबलाइट भी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिनका रेजिस्टेंस कम से कम हो और करंट भी वो कम कंज्यूम करती हूँ, लेती हूँ, ठीक है। हालांकि 100% उस एनर्जी में नहीं कन्वर्ट कर सकते, कुछ तो सिस्टम पर खर्च होता है, तो हल्का फुल्का हीट करे वो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है गलत, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट करेगा तो गलत बात है। तीसरी चीज़, अगर हम बात कर लें हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए जो वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उन वायर्स की बात कर लें, तो वायर की अगर हम बात करें तो बेस्ट वायर कॉपर मानते हैं। कौन सा मानते हैं प्रेजेंट टाइम में? अच्छा मानते हैं, गुड कंडक्टर मानते हैं। कंडक्टर का मतलब इधर जितना करंट आपने दिया उतना उधर चला गया, है ना, यही तो। खुद अपने पर उसने कम से कम यूज किया। तो जो वायर होगा, इस वायर में जब करंट जा रहा होगा, जैसे लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, जिसमें करंट जा रहा होगा, तो कुछ वायर की लेंथ की वजह से उसका भी रेजिस्टेंस होता है। तो जब रेजिस्टेंस होगा तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, हाँ, और हीट भी प्रोड्यूस होगी तो वायर क्या होगा, गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पर की कोटिंग ख़राब हो सकती है और तार ज़्यादा ख़राब होगा, गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आगे का अप्लायंस तक करंट ही नहीं फ्लो कराएगा। तो एक तो लॉस हमारा यही है। तो हमें जो वायर यूज करने हैं वो कैसे यूज करने हैं, कम रेजिस्टेंस वाले और गुड कंडक्टर, जो करंट को एक जगह दूसरी जगह आसानी से भेज दें, ठीक है। कल का जो क्वेश्चन था वो मैंने पूछा था, ये बताइए कि जो लाइन होती है, मेन लाइन होती है, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन होती है, उस लाइन में बोल देते हैं कि 11,000 वोल्ट है, ठीक है, वोल्टेज की ये लाइन है, ठीक है। तो इसके अंदर करंट क्यों नहीं इतना हाई भेजते हैं, बता सकते हैं क्या आंसर होगा आप? नहीं। अगर हम इस वायर में इतना वोल्टेज भेज रहे हैं तो सेफ वायर है, क्योंकि हमारा जो ओम्स लॉ है, उस ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V=IR, ठीक है, V=IR, और P क्या होता है, VI। तो अगर हम देखें तो पावर हमको कितनी चाहिए, मान लिया कि पावर की वैल्यू 100 वाट है, तो 100 वाट हमको कहीं भेजना है, तो उस 100 वाट को आप कैसे भेज सकते हैं? इस 100 वाट को आप दो तरह से भेज सकते हैं, या फिर इसमें 1 वोल्ट हो जाए और करंट कितना हो जाए, 100 एम्पियर का, या फिर क्या हो जाए कि 100 वोल्ट हो जाए और करंट कितना हो जाए, 1 एम्पियर का।
तो जब इस वायर में 2 वायर हैं मान लिया, तो इसी में इसके अंदर 1 वोल्ट है और करंट जो है वो 100 एम्पियर है, और दूसरा वायर है उसके अंदर 100 वोल्ट है और करंट कितना है 1 एम्पियर है। तो हीटिंग इफेक्ट के हिसाब से आप बताइए इसमें से कौन सा वायर, ए वाला या फिर बी वाला, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? किस वायर के अंदर हीट ज़्यादा होगी? ए वाले वायर में हीट ज़्यादा होगी। लेकिन हम क्या चाह रहे थे, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो जितनी भी प्रोड्यूस हो रही है वो हम तक आ जाए, हमारे तक पहुँच जाए ना। तो ये जो हीट पावर जो थी वो तो सारी की सारी खर्च हो जा रही है टेम्परेचर को बढ़ाने में वायर के, तो यहाँ तक आएगी ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन वायर्स में हाई वोल्टेज और लेस करंट का फ्लो कराते हैं, ठीक है। इसीलिए जितनी भी लाइंस होती हैं वो हाई वोल्टेज वाली होती हैं और लेस करंट वाली।